नमस्कार, सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंदौर से जुड़े एक ऐसे बुनियादी मुद्दे पर जिसे लेकर पूरे शहर में एक और जहां बवाल खड़ा हुआ, वहीं एक और विकास की रफ्तार के साथ साथ जिस तरह से इंदौर अब एक महानगर की शक्ल लेता जा रहा है, तमाम मेजर रोड्स यानी कि मास्टर प्लान के तहत आने वाले रोड्स के तहत सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर ये ज्वलंत मुद्दा है अतिक्रमण का। आखिर कैसे इंदौर अतिक्रमण से मुक्त हो, कैसे इंदौर का एक क्लीन प्लान एग्जीक्यूट किया जाए, इसे लेकर पिछले दिनों कवायदे की गई और इंदौर नगर निगम से लेकर तमाम विकास की एजेंसियों ने मोर्चा संभालते हुए इंदौर के कई परंपरागत इलाकों में बुलडोजर चला दिया। इस बुलडोजर के चलने के बाद कहीं ना कहीं सियासतदार भी आगे आए और शहर के बाशिंदों के हित की खातिर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस गर्मागर्म मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ है जनता के पक्ष में। हमारे साथ न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर तीन खास मेहमान आज मौजूद हैं सिटी न्यूज के स्टूडियो में। तीनों ही खास मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से भारतीय जनता पार्टी की विधायक सम्मानीय सुश्री उषा ठाकुर जी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभ्यास मंडल के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मानीय शिवाजी मोहिते जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक और सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं जिनका नाम इन दिनों चर्चाओं में है, कांग्रेस के इंदौर के एकमात्र एमएलए जीतू पटवारी जी। पटवारी जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। तीनों ही खास मेहमानों से जानेंगे कि क्या कुछ है जनता के पक्ष में और कैसे वो इंदौर के इस बुनियादी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंदौर के बाशिंदे की आवाज सुनते हैं और अभ्यास मंडल की ओर से रुख करते हैं। अभ्यास मंडल की ओर शिवाजी मोहिते जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने इंदौर को बड़े ही करीब से देखा है। ये वो शहर है जहाँ की जिंदा दिली, जहाँ का अपनापन जो है पूरे देश भर में अपना एक अलग स्थान रखता है। क्या लगता है सर आपको, इंदौर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का जो सपना एकदम से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट किया गया, क्रियान्वित किया गया, इसे लेकर क्या कुछ है इंदौर की जनता का दर्द और इंदौर की जनता का पक्ष? सर, इंदौर में मैं पैदा हुआ हूँ, इंदौर में खेला कूदा हूँ, इंदौर में पढ़ाई की है, इंदौर में नौकरी की कुछ दिनों के लिए, और आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं इंदौर में काम कर रहा हूँ। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अतिक्रमण यह एक बहुत गंभीर मामला है, मुद्दा है इंदौर के लिए भी, और अतिक्रमण करने के कई तरीके लोग बाग अपना रहे हैं, जिसमें ठेला लगाना, गुमटी लगाना, अपनी दुकान 10 बाय 10 की है, उसके आगे 25 फीट अतिक्रमण कर लेना, उसके बाद में मंदिर मस्जिद के नाम से अतिक्रमण करना। तो ये एक जो सिस्टम इंदौर में डेवलप हो रहा है, इसको रोकने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन और नगर निगम को जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। पहले आप कभी देखिए, इंदौर में घर में खिड़की भी बनाना होती तो नगर निगम का दरोगा आ जाता था हमारे यहाँ, क्या रहे आप खिड़की कैसे बना रहे हैं। पर आजकल लोग बाग अतिक्रमण के नाम पे चाहे जो कर रहे हैं, न नगर निगम का ध्यान है न प्रशासन का ध्यान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जिम्मेदारी जो है वो नगर निगम और प्रशासन की है, और साथ साथ में हमारे जागरूक नागरिकों की भी है। उनको ये काम करना चाहिए कि इस प्रकार के जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको प्रशासन के नज़र में लाएं और वो खुद भी अतिक्रमण नहीं करे। विकास के नाम पर आज जो अतिक्रमण के लिए जो जगह बनाई जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सोच समझकर बनाना चाहिए, क्योंकि जिसने अपना कभी 50 साल पहले, 60 साल पहले 30 बाय 50 का प्लॉट में यदि मकान बना के रह रहा है तो बट नेचुरल है कि वो वहाँ दुकान भी लगाएगा, और दुकान यदि 30 बाय 50 के प्लॉट में लगाता है तो मुझे लगता है वो अतिक्रमण नहीं है। और विकास के नाम पर यदि वो प्रशासन उससे कोई चीज़ मांग रहा है तो तरीके से मांगना चाहिए, एक व्यवस्थित तरीके से उससे बात करना चाहिए, और उसके बाद उसको कन्विंस करते हुए उस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करना चाहिए। आप इंदौर में देखिए, अतिक्रमण जनरली कहाँ होते हैं, आप शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होते हैं, स्कूल कॉलेज के मैदान के आसपास अतिक्रमण होते हैं, और आपने देखा होगा कि थानों के आसपास भी बहुत सारे अतिक्रमण होते हैं। आज आप कृष्णपुरा का ब्रिज ले लीजिए, वहाँ पे थाने के सामने जितने भी वो बैठते हैं, मुझे लगता है कि सब वो चंदा दे के बैठते होंगे, अदरवाइज आप कहीं इस प्रकार से गुमटी नहीं लगा सकते हैं। आप शासकीय स्कूलों के भवन के आसपास कितना अतिक्रमण होता है वो देखिए, और उसमें अनफॉर्चुनेट ये है कि स्कूल के आसपास भी पान की दुकान लग जाती है, गुमटी लग जाती है, वहाँ बच्चे सिगरेट पीते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अतिक्रमण
को एक इस नजरिए से देखना चाहिए। आज खान नदी का इशू कितना बड़ा इशू अपने इंदौर नगर के सामने आया हुआ है जी। और इंदौर के खान नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, पर आज उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको ये आ रहा है कि उसमें जो अतिक्रमण हो गया है उसको हम कैसे दूर करें और अतिक्रमण कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अतिक्रमणों के कारणों पर जाने की जरूरत है। आखिर कौन है जो अतिक्रमणकर्ताओं को संरक्षण देता है और क्या वजह रहती है कि जब अतिक्रमण पनपने लगते हैं या कहा जाए कि सड़कों पर कहीं ना कहीं घेराबंदी की जाती है, तब कहां पर जिम्मेदार रहते हैं? एक सवाल बड़ा ही लाजमी है और अभ्यास मंडल मुझे ऐसा लगता है कि एक जागरूक संस्था होने के नाते लगातार इंदौर से जुड़े तमाम बुनियादी मुद्दों को इसी तरह से उठाती आई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 का नेतृत्व करती हैं उषा जी, आपसे सीधा सवाल है। परंपरागत इलाका है आपके विधानसभा का ज्यादातर, और जिस तरह से छावनी में अतिक्रमण हटाओ जो मुहिम चलाई गई, आपको क्या लगता है इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपका क्या वक्तव्य है? क्या विकास की रफ्तार में कहीं ना कहीं लोगों की संवेदनशीलता को भी कुचला गया? महेंद्र भाई, ये तो नहीं कह सकते कि विकास की रफ्तार में संवेदनशीलता को कुचला जाए, क्योंकि जहाँ तक मैं जिस दल से नेतृत्व कर रही हूँ, संवेदनशीलता, सामाजिक समरसता, ये सब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मास्टर प्लान में वो रोड 80 फीट का था। हमने वहाँ नागरिकों के साथ बात की, बैठे और देखा कि वास्तव में यदि 80 फीट बना तो मुझे लगा कि कई सारे लोग बहुत प्रभावित होंगे। तब क्या किया जाए? नागरिकों के साथ बैठे और उन सबने भी कहा कि यदि 60 फीट बनता है तो हम लोग कहीं न कहीं सब सहमत होंगे। उनसे बातचीत होने के बाद, उनसे वैचारिक रूप से सहमति के बाद फिर ये बात जिलाधीश जी से हमने चर्चा की कि भैया 80 तो बड़ा मुश्किल है, 60 फीट के लिए अपन नागरिकों को सहमत करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रशासन संवेदनशील नहीं है, संवेदनशीलता के साथ बात हुई है। पर होता क्या है आज इंदौर, और जिस प्रकार से मैं सोचती हूँ विधानसभा 3 15 साल से इतनी विकट स्थितियों को भुगत रही है कि यदि समय रहते अपन इसको नहीं सुधारा तो वहां से निकलना, आना जाना लगभग सब कुछ असंभव हो जाएगा। मैं देख के हैरान हूँ भाई, जब मैं पूरे क्षेत्र में घूमी हूँ, मैंने देखा कि जितना पार्किंग था बिल्डिंगों का सब दुकानों में तब्दील हो गया। बहुत गहरी बात है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है उसकी लापरवाही इस प्रकार की बातों को बढ़ावा देती है। यदि नेतृत्वकर्ता ईमानदारी के साथ सचमुच सेवा करना चाहता है और मूलभूत आवश्यकताएं नागरिकों को प्रदान करना चाहता है तो कहीं कहीं हमें सख्त होकर फिर निर्णय भी लेना पड़ता है। जीतू पटवार जी, कांग्रेस के आप एमएलए हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते आए हैं। अब वर्तमान में राऊ विधानसभा का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या वाकई में पिछले कांग्रेस के एमएलए की नेतृत्व के चलते जो है इस तरह की अतिक्रमणों की समस्याएं पनपी, और जिस तरह से अब अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू हुई है तो इसका एक बड़ा कारण कहीं कहीं पुरानी सियासत भी रही? नहीं, मैं इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ। हमारा शहर कैसा हो और हम शहर के आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद हमारी आने वाली नस्लों को किस तरीके का शहर देना चाहते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सारे निर्णय लेना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें राजनीतिक द्वेष भाव के साथ बात करने की आवश्यकता है। हम राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, कहीं सत्ता में होते हैं, कहीं विपक्ष में होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई बातें कहें चलता है, पर जब शहर की बात आए, कोई ऐसे मुद्दों की बात आए जिसमें कि हमारा शहर अपना हो, ये लगे कि आज मैं रहूंगा विधायक, कल दूसरा आ जाएगा, परसों और कुछ मैं बन जाऊंगा, हमारे स्वार्थों से परे शहर के हित में हम निर्णय लेना चाहिए। मैं शिवाजी जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि 25 साल बाद हमारा शहर कैसा हम आगे की नस्ल को दें, इसके लिए हमें बड़े रास्ते देने पड़ेंगे, और बड़े रास्ते देने के लिए अगर अतिक्रमण हुआ है तो हटाना पड़ेगा। जहाँ छोटी छोटी चीजों पर हम हमारी नई जनरेशन को पान की दुकान से, दारू की दुकान से, मुझे बड़ा दुख होता है कि जितना अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित होता है उससे ज्यादा जितनी भी शराब की दुकानें हैं पूरे शहर में उसके कारण यातायात प्रभावित होता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जहाँ भी होती है वहाँ एक अलग ही घचपच रहती है, तो इस पे भी सबको मिलकर एक अपने हमारे शहर के नागरिकों को, सारे राजनीतिक दलों को, सारे सामाजिक संस्थाओं को ऐसी एक कोई मुहिम चलाई जाए जिससे अवेयरनेस आम जनता में कैसी हो, इस पे हम ध्यान देना चाहिए। मैं उषा दीदी ने बहुत अच्छी बात कही
कि नेतृत्वकर्ता कैसा हो। नेतृत्वकर्ता मैं दुख के साथ कहता हूं दीदी कि पिछले 30 साल से पिछले 30 साल से शहर को सही चलाने वाले लोग नहीं मिले। वो चाहे किसी भी रूप में, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, उन्होंने लंबी सोच नहीं रखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि 30 साल बाद इस शहर का हमें क्या करना है। पर आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज से 30 साल बाद हमारा शहर कैसा हो, इसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात से, आपकी नजर में पुरानी जो सरकार थी कहीं ना कहीं उसमें भी त्रुटियां रही? बात मैंने जैसा पहली बात में मैंने कहा कि सरकार अपनी जगह हो सकती है, राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, कांग्रेस हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, सब गुण है। इनके आगे की बात हम चालू करें कि हमारा शहर कैसा हो। इसमें हम किसी व्यक्ति या दल को आरोपित करें, मैं नहीं समझता हूँ ठीक रहेगा। पर हम सब मिलकर आगे की हमारे जनरेशन को कैसा शहर दे, यातायात के अच्छे साधन दे, संसाधन दे, यातायात की जो जितनी भी परेशानियां, इससे शहर निजात कैसे पाए, इसके लिए किसी न किसी को तो आहुति देनी पड़ेगी। और पर हाँ, ये बात जरूर है कि जिन लोगों को आहुति देनी पड़ी, क्या उनके साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ, उनको किस तरीके का मुआवजा, किस तरीके का उनका जो ट्रांसप्लांट उनके घरों का है, उनके दुकानों का किया गया, क्या उसमें प्रशासन की महती भूमिका है, या उसमें जिस तरीके से पॉलिटिकल दल जो आज सत्ता में है उन्होंने न्याय किया कि नहीं किया, इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। पर मैं नहीं समझता हूँ जो अतिक्रमण मुहिम हटती है और उसमें मैं हमेशा कभी भी विरोध करने नहीं जाता हूँ मेरा व्यक्तिगत। पर हाँ, अतिक्रमण हटाते समय लोगों को ध्यान दे, उनको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने भर पहले नोटिस दे, उनकी जो प्रक्रिया, नियम, कायदे कानून से उसको पूरी करके वो हटना चाहिए। इसकी भी अनदेखी इस अतिक्रमण हटने में हुई है कि कहीं भी हम पहुंच गए, बुलडोजर लेके प्रशासन पहुंच गया और एक ही दिन में नोटिस दिए बगैर, हमने पूछा भी सही दीदी, मैं गया खुद कलेक्टर साहब, क्योंकि उन्होंने अनऑफिशियल मुझे जो बात बताई कि हम अगर नोटिस देते हैं तो कोई भी कोर्ट चला जाता है, वो हटता नहीं, तो वो ऐसे ही हटाना पड़ता है। तो वो उनकी जगह अलग बात हो सकती है, पर मूल भाव उसके पीछे हर नागरिक के साथ न्याय के साथ विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता। मतलब आपने बहुत गहरी और बहुत सच्ची बात यहाँ पर कही है कि जिला प्रशासन क्या अतिक्रमणकर्ताओं को कोई नोटिस नहीं देता, बिना नोटिस दिए कार्रवाई कर देता है। सीधे तौर पर आपने इसकी पुष्टि की है, वाकई में क्या? हाँ, ऐसा मैं लगभग मेरे ख्याल है 80% जगह अतिक्रमण इस दौर में ऐसे ही हटते हैं। शिवाजी मोहिती जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या लगता है क्या ये लाजमी है इस तरह की कार्रवाई, जैसा कि कांग्रेस के एमएलए ने कहा कि शहर के तमाम अतिक्रमण को हटाने के लिए सीधे बुलडोजर उनके घरों के सामने ला दी जाए और उनके घरौंदे रौंद दिए जाए? सर, इसमें बेसिक जो पॉइंट है, जो मूल मुद्दा ये है कि जब अतिक्रमण होता है या जो कोई गुमटी लगाता है, तब जिसकी जिम्मेदारी होती है देखने की, उसको देखना चाहिए। गुमटी लगाने के बाद में वो वहाँ पर कई सालों तक बसता है, अपना परिवार वहाँ तैयार कर लेता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद आप इमीडिएट उसको ये कहते हो कि आप गुमटी हटा दो। आज 15 साल तक तो आप कहाँ थे? 15 साल में उस व्यक्ति ने, बेचारे ने अपना परिवार वहाँ पाला है, उसकी रोटी रोजी चालू हो गई है, और उसके बाद आज आप उसको कह रहे हो कि आप इसको हटा दीजिए। तो अतिक्रमण होने के पहले इस बेसिक पॉइंट को देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं वहाँ पर नगर निगम और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि हमारे एरिया में कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कहाँ मंदिर बन रहा है, कहाँ मस्जिद बन रही है। उसके बाद में मैं ये मानता हूँ, पटवारी जी ने सही कहा कि एक नेतृत्व की इंदौर में कमी रही है हमेशा। तो एक नेतृत्व, यदि सही नेतृत्व इंदौर को मिला, दबंगता से कोई नेतृत्व कर रहा है और वो कहेगा नहीं, ये जो अतिक्रमण हो रहा है, ये जो दुकान वाले जो हैं अपना सामान जो दुकान के बाहर रखते हैं, इसको इमीडिएट ट्रैफिक पुलिस वाले या नगर निगम उसको उठा ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकती है। ताकि आप कभी बर्तन बाजार चले जाइए, क्या हालत है, आप सराफे चले जाइए, आप मारोटे चले जाइए, क्या हालत है, आप अच्छा ये तो पैसे वाले लोग हैं सब बराबर। अच्छा, ये कोई बाहर दुकान में के माल रखने से कोई ज्यादा बिक्री होती है, मुझे लगता नहीं है। आपने देखा होगा पिपली बाजार में एक सज्जन ने मावे की दुकान पर एक बोर्ड लगा रखा था, कई सालों तक बोर्ड देखता था मैं, उस बोर्ड पे लिखा रहता था कि साहब लोगों ने अतिक्रमण किया पर मैं नहीं करूंगा, मैं आपको आना हो तो मेरे पीछे वाली दुकान पे आ जाइए। पर वो सज्जन चले गए, एक दिन में वो दुकान पे पहुंचा, अभी तो उसका लड़का बैठा हुआ था, सब पिताजी ने गलती की, मैं क्यों करूँ, उसने अतिक्रमण कर लिया। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो एक मानसिकता है, वो हमको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। उषा जी, क्या लगता है, सीधे तौर पर कांग्रेस के एमएलए की बात से भी निकल कर आता है, और शिवाजी मोहिती जी ने भी जैसा कहा कि पिछले 15 सालों का जो नेतृत्व था, खासतौर पर इंदौर के परंपरागत इलाके का,
जिसे जूनी इंदौर के नाम से भी पहचाना जाता है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो लगता है आपको कि पिछले 15 सालों में जो नेतृत्व रहा इस विधानसभा का, उसके चलते कहीं ना कहीं अतिक्रमणकर्ताओं को संरक्षण मिला और आज हालात ऐसे बन गए कि नगर निगम को जो है इस तरह से कार्रवाई करना पड़ी? निसंदेह मिला जी। और इसी वजह से वहाँ उस जो सघन बसा हुआ इंदौर का हृदय में सोचती हूँ विधानसभा 3 और बहुत तकलीफों को भुगत रहा है। अभी जैसा भाई शिवाजी ने कहा, बस ये अब जूना पिठा में चले जाइए, उधर ये सियागंज में आप जाएंगे तो वहां निकलना मुश्किल है। नंदलालपुरा आप पहुंच जाइए यदि शाम के समय तो आप 1 घंटा इस रोड से उस कोने तक आप पार नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियों में यदि मुस्तैदी से काम कराया जाता, अभी आप देख रहे होंगे, मैं आई हूँ जब से फूड मार्केट को हमने थोड़ा उनको अभी पीछे किया है। मैंने जिलाधीश जी, संभाग आयुक्त जी से बात की है, माननीय महापौर जी को अपना प्रस्ताव प्रेषित किया है कि पुराना हैमिल्टन रोड, अपना सावेरकर मार्केट, इनमें क्रमशः सब सब्जी वालों को आप सुव्यवस्थित नंबरीकरण करके उनका बसा दीजिए उनको, ताकि फिर वो रोड पर ठेला लगा के कोई चीज ना बेचे। ऐसी जो ज्योतिबा फूले मार्केट बना हुआ है, एक बड़ा करोड़ों की लागत से बना हुआ, और मैं सोचती हूँ 2000 से वो खाली पड़ा हुआ है। उसके लिए भी मैंने प्रस्ताव दिया है कि वो जो गोपाल मंदिर के साइड में अंडर गारमेंट्स का दुकान आप देखते होंगे, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब उधर से निकलो, तो क्यों ना ऐसी गृहणियों की जो चीजें हैं उनको उस गोल मार्केट में विस्थापित किया जाए। तो अभी हमने उसके लिए भी प्रस्ताव तैयार करा है कि उसका सैनिटेशन ठीक कीजिए, उसका लाइटिंग ठीक कीजिए और इन सब दुकानों को विस्थापित करके उस मार्ग को भी चौड़ा कीजिए। बिल्कुल। जीतू पटवारी जी, क्या लगता है पिछले 15 सालों की अगर बात करें तो कांग्रेस के एमएलए जो है नेतृत्व करते आए हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 का, तो कहीं लगा आपको कि सियासतदार भी जो है संरक्षण देते हैं अतिक्रमण को? नहीं, ये दीदी ने भी जिस तरीके से कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि एक एमएलए की क्या पावर होती है। दीदी भी समझती है, मैं भी समझता हूँ। इसके पीछे कौन लोग हैं, किसके हाथ में पावर है, वो लोग इसके लिए जिम्मेदार है। नगर निगम 15 साल से किसका है? नगर निगम का काम है भाई, अतिक्रमण हटवाना है, अतिक्रमण नहीं होने देना है, गलत घूमते। लेकिन विधायक की सहमति भी जरूरी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर विधायक एक इंसान होता है, अगर मैं आज मैं एमएलए हूँ, गैर कानूनी काम में मैं साथ दूंगा, पर जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में प्रशासन है, वो क्या कर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं उस गलत काम करने वाले व्यक्ति से? तो ये किसी व्यक्ति को दोष देने की बात नहीं है, व्यवस्था को दोष देने की बात है। तो ये कहना कि किसी व्यक्ति के कारण ऐसा हो गया, मैं नहीं समझता हूँ ये न्याय संगत होगा। अगर ये पॉलिटिकल भाषा अगर बोलना हो तो मैं उस तरीके से बात चालू करूंगा तो मैं समझता हूँ कि कई प्याज के छिलके निकलेंगे और हम जो सकारात्मक बहस की ओर जाना चाहते हैं, सकारात्मक एक कुछ कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं, कंक्लूज निकालना चाहते हैं, वो नहीं निकाल पाएंगे। मूल भाव कि क्या 30 साल बाद 25 साल बाद हमारा शहर कैसा हो, इसमें हम सब मिलकर काम कैसे करें, राजनीतिक द्वेष भाव से ऊपर उठकर सब मिलकर कैसे रहें। एक व्यक्ति होती है बहन, एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति होता है, व्यवस्था नहीं होता है। जीतू पटवारी जी, आपको यहाँ पर रोकूंगा। आप लगातार, मैंने देखा है कि किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए खूब लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि ग्रामीण और शहरी दोनों ही जो है परिनिवेश हैं आपकी विधानसभा में। ऐसे में नहीं लगता कि शहर के अतिक्रमणकर्ताओं को, खासतौर पर छावनी एक ऐसा पारंपरिक इलाका है जो इन दिनों बड़ी ही उनकी जो जीवन है बड़ा ही जो है संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। बिजली सप्लाई बंद हो गया है, लोगों को घरों के आगे जो है सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, दरवाजे तक नहीं है, नकूचे तक निकाल दिए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में। तो ऐसे लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है? मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि विकास कर दीजिए आने वाले 30 साल के लिए, आज भले घर तोड़ना पड़े तो नहीं, ये मैंने नहीं कहा। और आप किसानों के लिए मुआवजे की मांग करते हैं, शहरी लोगों का कहाँ कुछ बात? यही मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को आप वहाँ से हटा रहे हैं, उसको पहले नोटिस दो, उसको मुआवजा दो। आप ही ने कहा कि नोटिस दिया नहीं जाता, कलेक्टर साहब कहते हैं अगर नोटिस दिया तो कोर्ट का स्टे आ जाएगा। हमने कहा इस व्यवस्था का गलत हुआ है। मेरा उसमें मूल भाव ये है कि कानून के सम्मत जो एक अतिक्रमणकर्ता को हटाया जाना चाहिए, उस व्यवस्था का पालन करके उसको हटाना चाहिए। इसमें न नकूचे रहेंगे, न सुरक्षा का डर रहेगा, न उनको विस्थापन में प्रॉब्लम आएगी। और विस्थापन के बाद नगर निगम प्रशासन का अधिक दायित्व है कि जिस व्यक्ति को हटाया, जो 40 साल से, जब कानून कहता है कि जिस व्यक्ति ने 30 साल से या 20 साल से जिस जगह पे वो काबिज है, ये कानूनन उसकी हो गई है, ये भी एक कानून में ही है। तो मैं समझता हूँ कि उस तरीके से उसको मुआवजा दे के हटाए, उसको दूसरी जगह प्लाट दे, मकान दे, दुकान दे, कुछ भी उसकी व्यवस्था करे उसके जीवन यापन की, उसके बाद उसको हटाने की प्रक्रिया करना चाहिए। मैं हटाने के पक्ष में हूँ, पर एक तरह का तानाशाही रवैये के पक्ष में नहीं। उषा ठाकुर जी, आपसे सवाल है, छावनी का इन दिनों दर्द है, बहुत सारे लोगों ने
तमाम अखबारों के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए और खासतौर पर सिटी न्यूज की रिपोर्ट के जरिए भी अपना दर्द जो है बयां किया था। इस कार्रवाई के बाद लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए कि नगर निगम ने बुलडोजर तो चला दिया, उन्होंने आशियाने रोंद दिए। अब कहीं ना कहीं जो एक अपनापन था इंदौर का, वो धूमिल कर रहा है नगर निगम का बुलडोजर। आपको क्या लगता है इस संवेदनशीलता पर? आपको नहीं लगता कि कुछ मलहम लगाने की भी जरूरत है? तमाम विकास के रफ्तार की बात भी करें उसके बावजूद महेंद्र भाई लगाने की जरूरत है। और जैसा अभी जीतू भाई बोल रहा था कि नोटिस देना चाहिए, नोटिस सबको दिए। यदि नोटिस नहीं दिए होते लोग कोर्ट कैसे गए होते? नोटिस तो दिया है, बकायदा प्रशासनिक प्रक्रिया से सारी व्यवस्था गुजरी है ना। अब होता क्या है कि जब भी हम कुछ नया करने जाएं तो रोड चौड़ी हो रही, ये मानती हूं मैं कि कुछ को तो निश्चित निसंदेह बहुत कष्ट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जितने संवेदनशील व्यक्ति हैं, उन्होंने खुद खुले तौर पे अपने पहले दिन जब शपथ ली कि मैं किसी को उजड़ने नहीं दूंगा। बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा कि जैसे झुग्गी मुक्त शहर की जब हम बात करते हैं तो हम झुग्गी मुक्त तभी करेंगे जब उनके रहने की व्यवस्था और श्रेष्ठतम तरीके से हम कर पाएं। और उसी व्यवस्था में आप देख रहे होंगे आज हजारों हजार मकान गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं, उन सबको सूचीबद्ध किया जा रहा है और उनको सबको कहीं न कहीं आवास आवंटन की प्रक्रिया भी प्रारंभ है। मेरे सामने छावनी के अभी 35 एक भाई आए थे जो वहाँ ठेला लगाते थे, बकायदा निगम की रसीद भी कटाते थे। अब उनके ठेले हटना, मैं जानती हूँ ठेले जितने बाधक हैं उतने अब गरीबों के लिए वो तो व्यवसाय का मुख्य माध्यम है। तो अब अगली व्यवस्थाओं में ये भी चिंता कर रहे हैं कि ऐसे कोई हॉकर्स जोन हो जहाँ ठेले वाले सम्मानित स्थिति में खड़े रह सकें, उनको बार बार हटना ना पड़े, उनकी भी आजीविका उससे प्रभावित ना हो। तो उन 35 के लिए भी हमने माननीय जिलाधीश जी से भी बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि दीदी जैसे ही रोड पूरा होता है पर इनको वहीं बैक साइड में व्यवस्थित करेंगे। तो उजड़ने तो किसी को भी नहीं देंगे, ये मुख्यमंत्री जी का वादा है कि जब तक जो व्यवस्था है उससे अच्छी नहीं देंगे तब तक उनको वहाँ से तकलीफ ऐसा है दीदी। ये जो बातें आपने कही मैं बड़का इत्तेफाक रखता हूँ, बातें करने में तो मुख्यमंत्री जी का कोई सानी नहीं है जिस तरीके से वो बात करते हैं, पर क्या कितनी बातों पे मिले। अब आपने घर बनाने की बात कही, सूचीबद्ध घर की बात कही, मेरे को आप एक उदाहरण बताओ। मैं आपसे पूछना, मैं इन आरोप प्रत्यारोप से बचता हूँ, मेरा नेचर नहीं है, पर चूंकि कुछ बातें होती और आप सामने बैठे रहो और दिखता है कि ये गलत है तो फिर बोलते रहते भी नहीं बनता। विपक्ष की भूमिका में भी आप ये बताएं कि कौन सी सूचीबद्ध वर्किंग किस जगह की और कहाँ मकान आवंटन की और किन मकानों को राज्य शासन ने बना के दिया, बताओ जरा। क्यों भाई, कृष्णपुरा छतरी जितने अपन नीचे से अतिक्रमण हटे थे सब व्यवस्थित तो हुए। कहाँ बसे? पंचशील नगर में गए सारे लोग तो बसे। कहाँ से बना? वहाँ जाके देखे कहाँ से बता, जितना राज्य शासन का क्या उसमें हिस्सा नहीं है? ये लड़ाई करोगे तो निरर्थक लड़ाई हो जाएगी। देखो केंद्र सरकार तो बड़ी बेईमान है, 10,000 करोड़ तो अभी हमारा दिया नहीं, स्टेट का जो देना चाहिए संवेदन शून्य और बिल्कुल संवेदन शून्य केंद्र सरकार है। और आज आप पूरे देश में जो परिदृश्य देख रहे हैं, भाई जो पूरे देश में जो परिदृश्य देख रहे हो, प्रधानमंत्री जी यही तो आप लोग, परिदृश्य का विषय नहीं है दीदी। आप 60 साल से देश का परिदृश्य देख रहे हो। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, देश के लोग कांग्रेस के साथ ही थे और आज भी कांग्रेस के साथ है। आप ये बात नहीं कह सकते हो कि ये देश का परिदृश्य कैसा है। भ्रम पाले रखना भाई बहुत अच्छा है, पर आपके तो घोषित प्रत्याशी भी भाग रहे। राजनीति में पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, सत्ता में बैठना और उससे बाहर होना एक प्रक्रिया, एक सिक्के के दो पहलू है। जीत हार, जीतने वाला अहंकार भी नहीं करे और हारने वाला कोई निराश होने की भी जरूरत नहीं है, ये व्यवस्था का पार्ट है। पर यह कहना कि मुख्यमंत्री जी के गुणगान करना, मुख्यमंत्री जी अच्छे होते, अच्छे हैं, उनकी 10 अच्छाइयां हैं, मैं नहीं करता। अच्छे होंगे जब भी वो सत्ता में वापस तीसरी बार आए, इसीलिए मैं इसको भी हंसूंगा। पर सब बातें वो करेंगे, सब अच्छी होगी, इसका पूर्णता का प्रमाण पत्र भी देना। देखो भाई, सब अच्छा होगा, ये तो पूर्ण ब्रह्म भी आए तो सब अच्छा नहीं हो पाता। हम मनुष्य हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं रखते। हम लोग भी अपने स्तर पर प्राणपण से भिड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल बताओ, स्वागत है, दिक्कत नहीं। शिवाजी मोहिते जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या पक्ष है जनता का? अतिक्रमण हटाते समय मानवीय दृष्टिकोण हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर यदि विकास के नाम से थोड़ा बहुत लोगों को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है तो वो करते रहना चाहिए। अब उसका सामंजस्य कैसे बैठाना चाहिए? तो जैसे पटवारी जी ने कहा कि इंदौर एक नेता विहीन शहर हो गया है। यदि नेता हमारे ठोस कार्य
संस्कृति लाने का प्रयास करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और नगर निगम ये दोनों मिलकर एक अच्छा इंदौर को बसा सकते हैं। देखो कलेक्टर तो आता है 3 साल के लिए आता है, वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है चला जाता है और उसको मजा आता है इसमें। इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, मतलब वो अपने सीआर लिखने के लिए यहाँ आते हैं, वो सब काम करते हैं चले जाते हैं। आपने देखो अभी जो फुटपाथ बन रही थी 5-5 फीट के फुटपाथ बना रहे हैं आप, उसमें लोग गाड़ी खड़ी करते हैं या ठेला लगा लेते हैं, वो चलने के लायक रही नहीं। बम्बई में यही प्रयोग हुआ, बम्बई में उन्होंने क्या किया 3 फुट के कर दिए, न लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ना ठेला खड़ी कर सकते हैं बराबर लोगों को चलने के लिए। तो ये सीखने वाली बात है। अभी आप पूना में जाइए, पूना में उन्होंने हॉकर जोन बना रखा, वो दयाल बाग जो है वहाँ पे तमाम लोग जाते हैं, हजारों में लोग जाते हैं और परचेसिंग करते हैं, कोई अतिक्रमण नहीं मिलेगा आपको। तो इस प्रकार की व्यवस्था इंदौर में भी करना चाहिए भैया। इसका क्या है, इस दिशा में धीरे धीरे बढ़े शिवाजी जी, अपने अभी फुटपाथ इस बार छोटे कर रहे हैं और इस दुर्व्यवस्थाओं से बचना ही चाह रहे हैं कि वहाँ ठेला खड़ा हो या वाहन पार्किंग। इसमें ये है दीदी, इसका अपन अगर मूल भाव पे जाएंगे तो मैं देखता हूँ कि नगर निगम की जो सकारात्मक सोच थी, मैं कांग्रेस या बीजेपी पे नहीं जाऊँ, 4 बार की नगर निगम, उसमें कांग्रेस की भी 1 बार की बनी, उससे पहले प्रशासन चलाता था। आप देखोगे कि कोई इस तरीके का कोई मॉडल ही प्रस्तुत कोई मेयर या उसकी काउंसिलिंग कर ही नहीं पाई कि आज हम कैसे आगे बढ़े। मैं किसी व्यक्ति को दोष देना नहीं चाहता हूँ, यह व्यवस्था तो मूल भाव उसके पीछे कांग्रेस के कोई नेता है। जैसे मैं बात करूंगा फिर दीदी थोड़ी गर्म हो जाएगी। सुमित्रा ताई को 70-27 साल से हम लोग जिताते हैं, पहली बार जीती कोई बात नहीं, दूसरी बार उन्होंने एक सोच बनानी थी शहर को कि मैं किस धारा में ले जाऊं और उसमें लोगों को जोड़ना था, आप लोगों को, हम लोगों को, जो भी उस समय के लोग थे। हम तो पैदा ही बहुत 10 साल बाद हुआ मैं तो उस दौर के, पर मैं समझता हूं कि उसमें साथ लेके चलती तो शहर ने ताई को इतना मौका जरूर दिया था कि वो एक अच्छा सकारात्मक और एक मजबूत ढांचा शहर का तैयार करके इन समस्याओं से निजात पाके आगे बढ़ सकता। और वैसे ही सत्ता रही बीजेपी की सत्ता में भी पिछले 15 साल से शहर को, इस प्रदेश को लोगों ने साथ दिया है, वैसे ही ताई को भी साथ दिया है, वैसे ही एमएलए जितने थे ज्यादातर उनको भी साथ दिया है, नगर निगम में भी इन्हें दिया है। फिर भी हम ऐसा क्यों नहीं निकाल पाए? हम एक व्यक्ति को दोष देने के बजाय व्यवस्था को दोष देंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि गलत रहे। उषा ठाकुर जी, क्या लगता है क्या इंदौर नेता विहीन रहा? इंदौर की सांसद 7 बार से नेतृत्व करती आ रही है लोकसभा में, और अगर हम शासन की भी बात करें तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। तो क्या लगता है आपको जिस तरह से? महेंद्र जी, मैं हैरान हूँ इस शब्द पर कि नेतृत्व विहीन रहा। जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नेतृत्व विहीन नहीं, वो तो सोच के जीतना और हारना दीदी कोई महत्व नहीं है। जीतू जी देखिए, आपको इस बात से मेरी बात पक्ष रखने, यदि सांसद 7 बार जीतते हैं, यदि वो इतने ही नकारात्मक भाव वाले थे, यदि कुछ अच्छा दे नहीं पाए तो फिर माँ हिल्या की नगरी ने उनको 7 बार जिता कैसे? यही बात मैं आपसे आज 8वीं बार वो फिर अपना कांग्रेस अगर इतनी नकारात्मक होती तो 60 साल से इस देश में जनता उनको क्यों चुनती? दोनों बातें अपनी जगह दीदी, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में नकारा भी तो है सर। मुझे ऐसा लगता है कि सिटी न्यूज ने एक बहुत अच्छा आज कार्यक्रम रखा है और दोनों पार्टी के यहाँ मौजूद हैं नुमाइंदा। तो इंदौर के विकास के लिए अपन ये सब मिलकर कैसे सोच बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा अपने को और गहराई से सोचना चाहिए। और अतिक्रमण क्यों होते हैं, उसमें मौलिक क्या चीजें हैं और उसमें मानवता का क्या भाग हो सकता है, इन सब बातों को, और अपने व्यापारी भाई भी अपने लोग हैं, इनको हम किस प्रकार से व्यवस्था कर सकते हैं, बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मैं हमारे यहाँ बैठी हुई तो मैं इनसे भी एक बात करना चाहता हूँ कि इंदौर में आज खेल के मैदान कितने बचे हैं? मल्लाशा में बराबर, मल्लाशा में 2-2, 3 मंदिर बनकर काय के लिए बने, और भंडारे बने, भंडारे वहाँ देखो सही आप, है ना? इस प्रकार की जो व्यवस्था है इनको अपने को थोड़ा सा बदलना। आप वहाँ देखो, आप लोगों ने, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, खेल के मैदान सर्वाधिक होने चाहिए, बगीचों में मंदिर दरगाहों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अतिक्रमण होता है फिर आसपास वही होता है। बैंक भी आड़े आता है, लगता है कि धर्म, समाज, मजहब, इसको भी दृष्टिगत रखना पड़ता है जब विकास की बात आती है, विकास की इबारत लिखने की बात आती है। आपको लगता है कि कुछ हद तक जो लोगों की भावनाएं हैं उसको भी ध्यान देना पड़ता है मजबूरी वश? महेंद्र जी, मैं तो इस मामले में बहुत सख्त हूँ और मेरा तो प्रशासन निगम में सबसे सतत चर्चारत रहती हूँ कि मंदिर और दरगाह यदि जमीन खरीद के नहीं बनाए गए तो उन्हें एक क्षण में हटा दो। और जो उनके लिए आंदोलन करने आते हैं, या आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि ये लोग ना शहर के हितैषी हैं,
ना ये धर्म के हितैषी हैं और ना ये किसी के लिए कल्याणकारी हैं। ये निजी स्वार्थों के लिए आंदोलन लड़ाइयां करते हैं और उसका दुरुपयोग करके पूरे शहर की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। इसमें तो मुझे लगता है सारी सज्जन शक्ति को मैदान पकड़कर और एक मत से प्रस्ताव पारित करने चाहिए कि इंदौर की सड़कें मास्टर प्लान के मुताबिक चौड़ी कीजिए। मंदिर, मस्जिद, दरगाह जो भी आएगी, जो आंदोलन करने आई, उनसे उस भूमि का आज का मूल्य कि क्या हम हमारा घर चाहे जहां बना लेते तो हमारा आराध्य देवता इतना तो फालतू नहीं कि उसको किसी भी जहां हमें अतिक्रमण करना है वहां पर हम बिठा दें। इस मामले में तो पूरी सज्जन शक्ति को तत्परता से मैदान में आना चाहिए, तभी हम इंदौर को माँ अहिल्या की नगरी का पावन स्वरूप दे पाएंगे। साथ है दीदी हमारा। जीतू जी, कौन संरक्षण देता है ऐसे लोगों ने जो मकान बनाए उनके लाइट के पोल उनके घरों में है। आप देखो कभी लाइट के पोल उनके घरों में बराबर, तो इतना अतिक्रमण चल रहा है, हद है जी। ऐसा है, इन दीदी ने जिस तरीके से कहा ये बिल्कुल सच है। और जिस तरीके से बात है खेल के ग्राउंड्स की, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें आती है, जैसे पार्किंग की। दीदी आपको नहीं लगता है पार्किंग नगर निगम ने पूरी पार्किंग खा गए? नगर निगम ने ठेके पे दे दिया। बहुत अव्यवहारिक, बहुत अव्यवहारिक है, उसको अपने को ध्यान देना चाहिए। शुल्क बहुत ज्यादा है। शुल्क नहीं होना ही नहीं चाहिए। आप पार्किंग इस शहर के मौलिक हम अलग अलग तरीके से टैक्स देते हैं, जनता देती है इस नगर निगम, उसमें उसको मैनेज करें। अगर पार्किंग नहीं दोगे, अगर पार्किंग में पैसे लोगे तो कई लोग पार्किंग की जगह बाहर जाएंगे। तो इन सब बातों को भी व्यवहारिक रूप से देखना चाहिए। और मंदिर मस्जिद की बात आपकी सही है कि मंदिर मस्जिद बिना प्राइवेट जमीन में या खरीदी बिना जमीन में बनते हैं तो उसके पीछे भावना अच्छी कम और बुरी ज्यादा होती है। तो इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छे शहर की कल्पना, एक अच्छे शहर का विकास और ढांचा बनाने में सब साथ रहें, इसकी आवश्यकता है। चलिए, जनता की आवाज भी सुनने की बारी है। सर, नगर निगम ने एक बहुत अच्छी सोच रख के लोगों को अपने घर के पास में, अपने घर के सामने पेड़ लगाने का मौका दिया। अब लोगों ने अतिक्रमण शुरू कर दिए, वहाँ पे उन्होंने जालियां बना दी, जाली लगा दिए, शेड बना लिए। और वो रास्ता पहले 20 फीट का था, अब 10 फीट हो गया है। तो ये जो मानसिकता है, इसको हमारे जागरूक लोगों को इसको बदलना पड़ेगा। और इसमें निश्चित ही इंदौर में मैंने दीदी ये देखा है कि थोड़ा बहुत डंडा चलना बहुत जरूरी है। बगैर डंडे के काम नहीं चल रहे हैं। थोड़ा बहुत आप डंडा चलाओगे, यदि प्रशासन और नगर निगम के लोग यदि सख्ती करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में अतिक्रमण का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, यातायात का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। और सब प्रॉब्लम जो हमने जो बचपन में इंदौर देखा है वो हमको बस वही इंदौर देखना चाहते हैं। जब दंडात्मक कार्यवाही, यदि कचरा घर के आगे है तो आप भी दोषी हैं। और बिल्कुल दंडात्मक कार्यवाही जब तक नहीं होगी तब तक मुझे लगता है हम अच्छा व्यवस्था इंदौर को नहीं दे पाए। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा दीदी, दंड तो अपनी जगह है ही सही, पर हम संस्कार में भी आम पब्लिक की ये लाने, जन जागरण वो भी बहुत जरूरी है हमारे साथ। बिल्कुल। चलिए, कहीं ना कहीं जहाँ पर जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर विकास को लेकर एक सकारात्मक नजरिया रखते हैं और लगता है कि पक्ष और विपक्ष विकास के मामले में कहीं ना कहीं साथ है और समानांतर रूप से एक ही विचारधारा का पालन करता है। और शायद इंदौर के नुमाइंदों की आवाज भी कुछ ऐसी ही है। सिटी न्यूज के फोरम पर यह कोशिश थी कि आखिर कैसे इंदौर अतिक्रमण मुक्त बने और क्यों मास्टर प्लान के तहत मेजर रोड्स को क्रियान्वित करने में, एग्जीक्यूट करने में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाए। बात चाहे यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की हो या परंपरागत इलाके विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की हो। निगम का बुलडोजर सबसे पहले उन विधानसभाओं में चला जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहती थी और जहां पर मेजर रोड्स की समस्या लगातार जो है, जिसके चलते जनता जो है ट्रैफिक जाम से दो चार होती थी। हमारे सिटी न्यूज के स्टूडियो में तीनों ही खास मेहमान जुड़े थे। हमारे साथ जुड़ी थी भाजपा की विधायक उषा ठाकुर जी, उनका धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ थे अभ्यास मंडल के कर्ता धर्ता श्री शिवाजी मोहिते जी, उनका हम धन्यवाद देते हैं। और कांग्रेस के एमएलए जीतू पटवारी, जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा। सिटी न्यूज पर खबरों का काफिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ और लगातार खबरों का अपडेट्स लेते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।